प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण चैप्टर पाषाण काल से आज 20 प्रश्नों का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और कमिंग एग्जाम जितने भी आपके होने वाले हैं उनके लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर हम जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं उनकी व्याख्या पर जोर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक प्रश्न से हमारे 4 प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाएं। तो आइए चलते देखते हैं पाषाण काल से अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का ये क्वेश्चन सेट और इसका पहला प्रश्न। इनके प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए और जो उसके फैक्ट हैं उनके संदर्भ में व्यापक अध्ययन करने के लिए हम साथ साथ मैप का भी सहारा लेंगे, जिससे कि इन 20 क्वेश्चन के सहारे आपका पूरा जो सिलेबस है उसका रिवीजन हम कर पाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस पर। आगे जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जैसे ये पूरा पाषाणकालीन स्थल यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। जैसे बेलन घाटी आएगा, तो बेलन घाटी कहाँ पर है? ये मिर्जापुर में बेलन घाटी है। इसको हम बीच बीच में इसकी हेल्प लेंगे, आपको बताएंगे बेलन घाटी से क्या मिला है। ठीक है, इसके अलावा ये पल्लवरम है, पल्लवरम की चर्चा आगे आएगी। अत्तिरपक्कम है, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हमने मैप के सहारे से यहाँ पर लिया है। इसके अलावा ये जो हमारा अगला मैप है मध्य पाषाणकालीन स्थल की, इससे हम जांच करेंगे। जो हमारे प्रश्न आएंगे उनमें मध्य पाषाण काल से जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें से मध्य पाषाणकालीन, जैसे ये दमदमा है तो दमदमा, महदहा, सराय, नाहरराय, इनकी जो लोकेशन है ये इन मैप के माध्यम से आपको स्पष्ट होती रहेगी। ठीक है, बगरीखोर, लेखनिया, ये जो बहुत महत्वपूर्ण, जो बच्चे इतिहास के स्टूडेंट हैं वो इनका महत्व जानते होंगे। लंगनाज, ये सारी चीजें जो है, आदमगढ़, इनका क्या महत्व है और यहाँ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्थिति, इनकी जो वस्तुएं हैं, जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं, उनकी हम आगे सहायता लेंगे। इन मैप की सहायता से आगे हम पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा नव पाषाणकालीन स्थल, देखिए पीछे जो स्थल है हमारे, उनमें हमारा जो पहला मैप है ये पुरा पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। ठीक है, जो हमारा दूसरा मैप है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है और तीसरा मैप जो है हमारा ये नव पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास का जो काल विभाजन है उसमें बताया था कि जो सबसे आरंभिक मानव इतिहास का जो समय है, काल है, उसको हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। और इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो तीनों पाषाण कालीन स्थलों से ये जो मैप है लिए गए हैं। इन्हीं की सहायता से आगे हम देखेंगे जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये कोलडेबा है, ये महदहा है, ये मेहरगढ़ है, लिखा हुआ है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। ये सारी चीजों को लोकेशन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ये बुर्ज होम है, बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से 2 चीजें आपको समझ में आएंगी कि जैसे पूछा गया है कि बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं, ये किस पाषाण काल के किस काल खंड से संबंधित है? तो साथ में लिखा हुआ है ये नव पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। तो इनके अनुसार हम ये जानने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपको इन मैप के हिसाब से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन में आ गया है, सब लोग ध्यान से प्रश्न को देखिए। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? जब भी आपके सामने प्रश्न आए, देखिए जो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है कई बार बच्चों को आंसर आते हैं लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले वो प्रश्न सॉल्व करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, यानी कि जिनमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, उनको आप सॉल्व करिए। और उसके बाद वो सॉल्व करिए जैसे आपको लगता है कि इन 2 में से कोई आंसर होगा या इन 2 में से कोई आंसर होगा, तो जो लगता है कि ये आंसर नहीं है उसको हटा दीजिए। यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें आपको श्योर है कि 2 में से ही कोई एक आंसर है, सेकंड नंबर पर हम इनको सॉल्व करते हैं। और थर्ड नंबर पर हम उनको सॉल्व करते हैं जिसमें हमको कोई आइडिया नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये तीसरे नंबर वाले प्रश्नों को हमें स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें उनमें फिर तुक्के से काम चलाना पड़ता है। अगर हमारी समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज तुक्के से काम करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में तुक्के का यूज नहीं करेंगे। तो हम एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों की टाइम मैनेजमेंट के समय अपने प्रश्नों को 3 हिस्से में बांट लेते हैं। पहले वो जो इनमें हमको कोई डाउट नहीं है, दूसरा वो जिनमें हमको 50-50 डाउट है, और तीसरे वे जो हमको बिल्कुल भी नहीं आते। इसी सीक्वेंस में आप अपने क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने जो है, अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है?
पाषाण युगीन संस्कृति किसे कहते हैं? पाषाण युगीन संस्कृति उसे कहते हैं जिस युग में मानव ने पाषाण उपकरणों का उपयोग किया था। तो हमने जो व्यापक अध्ययन किया उसमें हमने देखा कि सोहन संस्कृति में भी पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। सोहन संस्कृति में पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। हम जो पाषाण कालीन मैप देखते हैं, क्योंकि जो अभी हमने मैप देखे उनमें पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, उन तीनों में से किसी में भी अगर सोहन संस्कृति आती है, इसका मतलब है कि सोहन संस्कृति में पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। हमने देखा मद्रासियन संस्कृति जो है, मद्रासियन संस्कृति जो मद्रास में साउथ इंडिया से प्राप्त हुई है, यहां भी पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पहला पाषाण उपकरण हमको मद्रास के पल्लवरम से ही प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है मद्रास संस्कृति भी पाषाण संस्कृति के अंतर्गत आती है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको जो अंडरलाइन कर लेना चाहिए वो ये कि नहीं है। कई बार पूछता है इनमें से कौन पाषाण कालीन संस्कृति है, कई बार पूछता है इनमें से कौन पाषाण कालीन संस्कृति नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह अंडरलाइन कर देना है कि भाई हमको बताना क्या है। तो हमको बताना है कि कौन पाषाण कालीन संस्कृति नहीं है। इसका मतलब है 3 वे हैं जो पाषाण काल से संबंध रखती हैं, लेकिन कोई एक है जिसका संबंध पाषाण काल से नहीं है। तो हमने देखा कि सोहन संस्कृति का संबंध भी पाषाण काल से है, मद्रासियन संस्कृति का भी संबंध पाषाण काल से है। अब इनमें हमारा 2 बचा है, सोथी संस्कृति और विंध्यन संस्कृति। विंध्य संस्कृति में भी हम देखते हैं कि पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। तो हमारा आंसर होता है बी, सोथी संस्कृति। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? बी, सोथी संस्कृति पाषाण कालीन संस्कृति नहीं है। तो क्या है? ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है और बीकानेर जिले में एक स्थान है सोथी। तो सोथी से इसके साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोथी संस्कृति कहा गया है और यह एक प्राक हड़प्पन संस्कृति है। कैसी है? प्राक हड़प्पन। ठीक है, प्राक हड़प्पन। तो ये प्राक हड़प्पन संस्कृति और पाषाण युगीन संस्कृति के बीच में क्या अंतर है, थोड़ा सा यहां हम आपको समझा देते हैं। जैसे पाषाण काल जो है 3 भागों में विभाजित है। पाषाण काल 3 भागों में विभाजित है। कौन सा? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। ठीक है, अब लेकिन भले ही 3 भागों में है, मध्य है, नव है, लेकिन है पाषाण काल ही, क्योंकि इसमें मानव पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। पाषाण के बाद धातु काल आया है, धातु काल या धातु युग भी इसको कहते हैं। धातु काल में पहली धातु जो मानव द्वारा उपयोग की गई थी वो क्या थी? ताम्र या तांबा। लेकिन यहां पर पाषाण उपकरण प्रयोग करते थे और इसके ठीक बाद तांबे का प्रयोग किया गया। तो कुछ समय तक मानव ने पाषाण और तांबा दोनों का एक साथ प्रयोग किया, यानी कि ऐसे उपकरण प्राप्त होते हैं जिनमें तांबे और पाषाण या पत्थर का मिला जुला प्रयोग किया जाता था। तो ऐसी संस्कृतियों को ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा गया है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इनको कहा गया है। इसके बाद ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के ठीक बाद क्या आ जाती हैं? ताम्रकालीन, यानी कि ऐसी संस्कृतियां जिन्होंने पत्थर का उपयोग करना बंद कर दिया था, अब उसके स्थान पर वो पूरी तरह से तांबे का प्रयोग करती थी। और उसके बाद आती हैं कौन सी? ऐसी संस्कृतियां जो कांसे का प्रयोग करती थी, कांसे या कांस्य का प्रयोग करती थी। और कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। और कांसे का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करने वाली जो सभ्यता थी उसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसीलिए सिंधु सभ्यता का एक अन्य नाम भी है कांस्य युगीन सभ्यता। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता से पहले की जो सभ्यताएं थी जिन्हें हम प्राक हड़प्पन संस्कृति कह सकते हैं, वे तांबे का बहुतायत में प्रयोग करती थी। ऐसी ही संस्कृति है सोथी संस्कृति। राजस्थान के बीकानेर जिले में ये जो सोथी नामक स्थान है, यहाँ की खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं वहां से ये पता चलता है कि ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में तांबे का
प्रयोग करते थे और ताम्रयुगीन इन ग्रामीण संस्कृतियों के निरंतर विकास के बाद ही इस क्षेत्र में नगरीय और कांसे का प्रयोग करने वाली सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का विकास यहां पर हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक चरण में जो संस्कृतियां थी उन्हें हम प्राक हड़प्पन या पूर्व हड़प्पन संस्कृति भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। जब आप व्याख्या के साथ प्रश्न हल करते हैं उसका मतलब होता है केवल उत्तर जान लेने से अभ्यास नहीं होता, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन का जो मैटर है इन्हीं में से नए प्रश्न बना करके तैयार कर दिए जाते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि आपको ये जो एक आंसर है इसके बारे में तो पता चले ही, बाकी जो इसके आंसर नहीं है ये अन्य 3 प्रश्नों के आंसर बन सकते हैं, उस पर भी हमें विचार करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बारे में अच्छे से विचार करके हमको बताइए। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण यानी कि ऐसे पाषाण उपकरण जो साइज में कैसे थे? छोटे थे, माइक्रो लेवल के थे। तो ऐसे छोटे पाषाण उपकरणों का प्रयोग करने वाली संस्कृति के प्रमुख उद्योग यानी कि किस संस्कृति में छोटे पाषाणीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता था? ए निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, बी मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, सी उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति और डी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर शब्दों में समानता होने, ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन में गलत होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से हमें समझना होता है। जैसे इसमें और इसमें काफी समानता दिखाई दे रही है। यहां है मध्य पुरा पाषाण काल और यहां पर है मध्य पाषाण काल। ठीक है, हमारा उत्तर इन्हीं में है, बी और डी में हमारा उत्तर है। तो इन बी और डी में हमारा उत्तर है, पर हम कंफ्यूज हैं कि ये तो पता है कि मध्य से शुरू होता है, क्या मध्य पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको काल विभाजन की सही जानकारी होना जरूरी है। जैसे मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, उनमें से जो प्रथम काल है उसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब इस पुरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल। ठीक है, इन तीनों चरणों में मानव पाषाण के बने हुए उपकरणों का प्रयोग करता था, लेकिन इनमें सबसे लंबा चरण जो है वो पुरा पाषाण काल का है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे पुनः 3 भागों में विभाजित किया है ताकि इसके अध्ययन में सरलता बनी रहे। तो इसे जब इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया तो फिर 3 और यहां पर समय काल निकल के आए। कौन सा? निम्न पुरा पाषाण काल। ध्यान से समझिएगा, निम्न पुरा। यहां पर हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना रिवीजन कर रहे हैं। जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ही सीमित समय में हम पूरे विषय वस्तु को अध्ययन कर सकें, उसका ये सबसे सही तरीका है। दोनों चीजें हमारी साथ साथ हो जाती हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाता है और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल जो है ये पुरा पाषाण काल का ही एक पार्ट है, इसका मध्य पाषाण से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुरा पाषाण कालीन समय बहुत लंबा था तो उसे 3 हिस्से में बांटा गया। निम्न पुरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल ऑप्शन में देखिए कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन में मध्य पुरा पाषाण काल लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में। मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो आंसर है इन्हीं 2 में छुपा हुआ है। तो ये जो पुरा पाषाण काल का दूसरा चरण है मध्य पुरा पाषाण काल, इसका संबंध इससे है। फिर तीसरा आ जाता है इसका उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, और
उच्च पुरा पाषाण काल के समाप्त होते ही मध्य पाषाण काल आता है। इसका मतलब है कि पुरा पाषाण काल उच्च पुरा पाषाण काल तक चला था, इसके बाद मध्य पाषाण काल शुरू हुआ है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये यही वाला मध्य पाषाण काल है। हमारा आंसर इन्हीं में से है, या तो ये हमारा आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। अब हम इन पर विचार करें। क्या विचार करें? हमने जो पीछे स्टडी किया है इतिहास में, उसमें हमने देखा है कि जैसे जैसे, क्योंकि आरंभिक मानव किस पर निर्भर था? शिकार पर निर्भर था। इन उपकरणों से मानव शिकार करता था, तो उपकरणों का स्वरूप शिकार किए जाने वाले जानवर के स्वरूप के अनुकूल बदलता रहता है। जैसे आरंभ में मानव ने बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया, क्योंकि जलवायु ऐसी थी, विशाल आकार के जीव होते थे, जानवर होते थे, तो उनका शिकार करने के लिए बड़े बड़े पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती गई, वैसे वैसे जीवों का आकार भी बदलता गया, और यह बदलाव किस रूप में था? जीव छोटे होते गए। ठीक है, जीव या जानवर जो है जिनका शिकार करते थे इन पाषाण उपकरणों से, वे क्या होते गए? वे छोटे होते गए। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे जीव छोटे होते गए, वैसे वैसे उनका शिकार करने वाले जो हथियार थे या उपकरण थे वो भी छोटे होते गए होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि निम्न पुरा पाषाण कालीन उपकरण बहुत बड़े थे, मध्य पुरा पाषाण कालीन उपकरण उनसे भी छोटे थे, उच्च पुरा पाषाण कालीन उपकरण उनसे भी छोटे थे, और उच्च पुरा पाषाण समाप्त होते होते पुरा पाषाण काल शुरू हो गया, और पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया। तो यहां पर निम्न पुरा पाषाण, ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें जो है उपकरण बड़े थे, छोटे नहीं थे, लघु नहीं थे, लघु उपकरण इनमें नहीं थे, क्योंकि यहां पर जानवर बड़े थे तो उपकरण भी बड़े थे। मध्य पुरा पाषाण कालीन उपकरण इनसे तो छोटे थे, लेकिन आगे वाले से छोटे नहीं थे, तो यहां पर मध्य पुरा पाषाण संस्कृति भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उच्च पुरा पाषाण काल ये है। अगर आंसर में ये नहीं होता तो हम इसको लगा सकते थे, लेकिन इससे भी छोटे उपकरण मध्य पाषाण काल में हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जितने भी पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं इनमें निरंतर, अगर इनका हम क्रम रखें तो क्या आ जाता है? पहले देखिए, पहले स्थान पर निम्न पुरा पाषाण, उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल, फिर उच्च पुरा पाषाण काल, और फिर मध्य पाषाण काल। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि सबसे छोटे पशु या जानवर इसी मध्य पाषाण काल में थे इनमें से, और उनका शिकार करने के लिए छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और आगे से अगर इन 3 से नए प्रश्न बने तो आप इनको बता पाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? लघु पाषाणी उपकरणों का प्रयोग किए जाने वाली संस्कृति कहां पर थी? ये मध्य पाषाण काल में थी, और इसीलिए इसको लघु पाषाणीय संस्कृति या माइक्रोलिथिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य पाषाण काल के बारे में, भारत में मध्य पाषाणी संस्कृति के बारे में सबसे पहले 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने इसके बारे में बताया, और उन्होंने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए, और ये अत्यंत छोटे थे, जैसे ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक आदि। ये सब मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के नाम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से पढ़ेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, सारे प्रश्नों के आंसर आप लॉजिक के साथ दे पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? हड्डी से निर्मित, देखिए पाषाण उपकरण आरंभिक उपकरण थे, लेकिन धीरे धीरे निरंतर संस्कृतियों के विकास से फिर हड्डियों से भी पाषाण उपकरण जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बनाए जाने लगे।
तो पूछा गया है कि कहां से, और हड्डी की ये क्या है, मातृ देवी है। तो हड्डी की बनी हुई मातृ देवी कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से। इन शब्दों पर बड़ा ध्यान देना, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन ए क्या कहता है? विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से। बी, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से। पूर्व या पुरा एक ही है। सी, बागोर के मध्य पाषाण काल से। और डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो हम इन पर जब निरंतर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो विंध्य घाटी थी, इस विंध्य घाटी से हमें हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। और ये जो क्षेत्र है विंध्य घाटी का, ये कहां से मिलता है? ये मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में स्थित है। मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी है। इसी बेलन घाटी में जो विंध्य घाटी जिसको कहते हैं, यहां पर उच्च पुरा पाषाण कालीन, जो अभी मैंने कालखंड आपको बताया था ना, उसमें से उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल से एक ऐसी मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है जो कि हड्डी से बनी हुई है। और जिस स्थान से ये प्रतिमा मिलती है, उसे जो मिलती तो यहां से है विंध्य घाटी से, उसे लोहदा नाला के नाम से जाना जाता है। लोहदा नाला, ठीक है, ये लोहदा नाला अगर हम मैप में पीछे जाकर के देखें तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे कहां पर होगी। इसको हम लोहदा नाला, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अगर तो, और पीछे चलते हैं पिछले में, ये रहा लोहदा नाला। मैंने आपको बताया था ये मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर की बेलन घाटी के इस लोहदा नाला स्थान से क्या मिला है? यहां से पशुओं के अवशेष, क्योंकि हड्डी जो है पशु की थी और उसी हड्डी से मातृ देवी की प्रतिमा यहां पर मिलती है। तो हम इसको इस लोकेशन के हिसाब से अच्छे से समझ सकते हैं। तो वह स्थान जहां से ये मातृ देवी की प्रतिमा हड्डी की बनी हुई मिलती है, उसे लोहदा नाला के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगला प्रश्न हो सकता है इस प्रकार से बने कि मातृ देवी की प्रतिमा किस स्थान से मिली है, वहां विंध्य घाटी या बेलन घाटी नहीं होगा, लोहदा नाला लिखा होगा, तो आपको उसके लिए दोबारा थोड़ी ना पढ़ना होगा। एक बार में ही इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि वहां से किसी भी प्रकार से भाषा शैली बदल के प्रश्न आए, आपको उसका उत्तर आना चाहिए। तो समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इस तरह से आपको हेल्प हो रही है। तो आगे हम और मैप का सहारा लेंगे, क्योंकि आपको जिससे ज्यादा सुविधा हो रही है पढ़ने में, हम वही तरीका आगे अपनाएंगे। जैसे मैप के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड में उसकी पिक्चर बन जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास को और अच्छे से समझने के लिए उसको लोकेशन से अटैच कर देना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का प्रयोग आपको अच्छा लग रहा है तो हम और भी करते रहेंगे। तो कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि इससे आपको किस तरह की हेल्प हो रही है। प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल कौन सा है? जल्दी से कालखंड को याद करिए। वह समय जब मनुष्य ने पाषाण उपकरणों का प्रयोग कम कर दिया था और तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मनुष्य द्वारा मानव इतिहास में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी? तांबा, ठीक है। तो वो काल जब मनुष्य ने तांबे और पाषाण दोनों के उपकरण एक साथ प्रयोग किए गए, उसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृह, गर्त गृह का मतलब होता है जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके जो घर होते हैं। अब हम यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहे हैं जो हमने मैप के स्टार्टिंग में आपको बताई थी। वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्न में से किस स्थल से हुई है? ठीक है, ये कैसे हैं? वृत्ताकार, वृत्त कैसा होता है? गोल। तो ऐसे ऐसे गोल वृत्त के आकार में जमीन के अंदर गर्त गृह, मतलब जमीन के अंदर जो आवासीय है या गर्त, जो गर्त ग्रह, ग्रह का मतलब होता है घर या आवास, गर्त मतलब गड्ढा, यानी कि गड्ढा घर भी इसको हम कह सकते हैं। कैसे हैं ये गड्ढा घर? वृत्त या गोल आकार के, और वो भी किस समय के? ताम्र पाषाण काल के। तो पूछा गया है कि ताम्र पाषाण कालीन वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्न में से किस स्थल से हुई है? ठीक है, ऑप्शन ए नर्मदा टोली, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी इनाम गांव। अब हम इसमें
उस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस जगह से ये क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना, आपने जब मैप को पीछे देखा था तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग यानी कि पाषाण काल के, देखो ये नव पाषाण कालीन स्थल है, यहां पर ये बुर्ज होम है। इस बुर्ज होम से क्या मिलता है? इस बुर्ज होम से गर्त आवास मिलते हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है ताम्र पाषाण कालीन, और ये कौन सा है? नव पाषाण कालीन। तो नव पाषाण कालीन पहले आएगा कि ताम्र पाषाण कालीन पहले आएगा? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो कम से कम ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, बुर्ज होम से ये हमको नहीं मिला है। और पीछे मैप में जाकर के हम देखने का प्रयास करें, ये मध्य पाषाण कालीन है, लेकिन हमें क्योंकि ताम्र पाषाण कालीन बताना है तो हम अपने प्रश्न पर वापस आकर के देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति कहां से होती है? सही आंसर है डी, इनाम गांव से। इनाम गांव इसका सही उत्तर है, जहां से हमको गर्त आवास, अब ऐसा नहीं है कि ये गर्त आवास कहीं और से नहीं मिलते हैं, और जगह से भी मिलते हैं, लेकिन इनमें से ताम्र पाषाण कालीन स्थल ये है जहां से गर्त आवास मिलते हैं। और ये कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये प्राक हड़प्पन संस्कृतियों के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि प्राक हड़प्पन यानी कि हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां और ताम्र संस्कृतियां दोनों ही आती हैं। ठीक है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में ये पाया गया कि यहां वृत्ताकार गर्त गृह थे और साथ ही साथ यहां चूल्हे भी थे। ये भी साक्ष्य यहां से मिलता है। आगे चलते हैं। ये जो नवदा टोली और आहार संस्कृतियां हैं, ये ताम्र युगीन संस्कृतियां हैं। यहां तांबे का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इनमें से एकमात्र ये है जो कि ताम्र पाषाण कालीन है। ये आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसी है? कांस्य युगीन है, ये ताम्र युगीन है और ये भी ताम्र युगीन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न को देखिए, प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? भीमबेटका बड़ा ही फेमस स्थान है और यहां से जो साक्ष्य मिलते हैं वो पता चलता है कि भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर, जो उसकी पत्थर की दीवारें हैं, वहां पर चित्रकारी मिली है जो कि मानव इतिहास में की गई, मानव द्वारा की गई पहली पेंटिंग है। ठीक है, तो पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? ए भोपाल में, बी रायसेन में, सी धार में, डी होशंगाबाद में। बहुत आसान प्रश्न है, उत्तर किसी को पता है तो फटाफट यहां पर कमेंट करके बताइए। आंसर देखने से पहले अगर आप अपना कमेंट जान लेते हैं, आंसर इसका उत्तर जान लेते हैं तो आप इसको बताएंगे। तो प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? भोपाल में, रायसेन में। ये सभी क्षेत्र जो है, ये इतना तो मालूम है कि भीमबेटका की गुफाएं एमपी में है, लेकिन एमपी के किस जिले में है? ये है रायसेन जिला। ठीक है, एमपी के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं और इन्हीं में मानव क्या करता था? इन्हीं में आदि मानव या आरंभिक मानव शरण लेता था। मौसम से बचने के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए वो इनमें रहता था या सोता था, कुछ भी कह लीजिए, और यहीं पर उसने चित्रकारिता भी बनाई है। तो वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट होगा यहां पर, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पुरा पाषाण कालीन उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तारीख से पहले भारत के इतिहास में इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि पाषाण काल जैसा कोई इतिहास हमारे पास है। पहली बार ये जो नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत के किस स्थान से, तब तक आप यहां सोचिए, दक्षिण भारत से 1863 ईस्वी में
कुछ उपकरण, पाषाण के बने हुए उपकरण प्राप्त किए और उनकी ऐतिहासिकता जब जांच की गई तो वो इतनी पुरानी थी कि माना गया कि यह किसी महत्वपूर्ण संस्कृति का पार्ट है जो लोग पाषाण के उपकरणों का प्रयोग किया करते थे। बाद में व्यापक पैमाने पर इसमें खुदाई कराई गई। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, कहां से मिला था? ए पल्लवरम, बी करनूल, सी चित्तूर और डी नेल्लोर। आप जब इसका अभ्यास करें तो बार बार पीछे जाकर के मैप देख लीजिएगा। मैप में साफ हमने बताया था कि दक्षिण भारत में मद्रास में पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में पहला पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और यहीं से जो उन्होंने उपकरण प्राप्त किया था उस उपकरण का नाम क्या था? हस्त कुठार। ठीक है, हस्त कुठार, जिसे हैंड एक्स भी कहा जाता है, हैंड एक्स। ठीक है, तो पहला हैंड एक्स जो है यहां से पल्लवरम से मिला था, और पल्लवरम कहां पर स्थित है? मद्रास में। कहां पर स्थित है? मद्रास में। तो इनका नाम भी, तारीख भी, स्थान भी और वर्तमान में जिला भी और उपकरण का नाम भी सब याद कर लीजिए आने वाले समय में। और ये सारे स्थान जो है ये मैप में पीछे दिए हुए हैं, उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन मानव प्रजाति कौन है? देखो ये सभी मानव प्रजातियां हैं, लेकिन पूछा गया है इनमें सबसे प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस और निएंडरथाल। जिन लोगों ने अभी इसको नहीं पढ़ा है वे साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और उसमें अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी की, उसमें जाकर के देखेंगे तो मानव की उत्पत्ति का पूरा इतिहास मैंने उसमें बताया है और उसमें क्रम बताया है कि मानव की जो प्रजाति है वो किस प्रकार से आगे विकसित हुई और होमो सेपियंस नामक आधुनिक मानव अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। तो इनमें सबसे पहली मानव प्रजाति कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस और निएंडरथाल के नाम से यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे प्राचीन मानव जाति है। इनमें से ये क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस वानर मानव था। वानर मानव यानी कि ये एक ऐसा मानव था जो बंदर के रूप में था। हम सब कहां से उत्पत्ति हुए हैं? हम सब बंदरों से उत्पत्ति हुए हैं। हम सबकी जितनी भी मानव है सबकी उत्पत्ति बंदरों से हुए हैं। और ये बंदर कहां से बिलोंग करते थे? ये अफ्रीका के घने जंगलों से निकले हुए थे। तो अफ्रीका के घने जंगलों से आने वाले जो आरंभिक वानर मानव थे वे कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। इन्हीं ऑस्ट्रेलो और इन ऐसा माना जाता है कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 5 लाख ईसा पूर्व मैदानी इलाके में आए, क्योंकि जलवायु परिवर्तित होने से जहां पर ये जंगलों में रहा करते थे वहां इनके खान पान की समस्या आई तो ये मैदानी इलाकों में आए और उन्हीं मैदानी इलाकों में इन्होंने निरंतर रहने के कारण इनकी संरचना में परिवर्तन हुआ, क्योंकि जंगलों का रहन सहन और मैदानी इलाकों का रहन सहन अलग होता है और निरंतर ये परिवर्तन होते जाने से फिर इनकी जो है शारीरिक संरचना भी परिवर्तित हुई। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में ये जो वानर मानव है ये अफ्रीका के जंगल से निकला और सैकड़ों लाखों वर्षों तक मैदानी इलाके में रहने के कारण इनके स्वरूप में जो परिवर्तन आया उन्हें रामापिथेकस के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? रामापिथेकस। ठीक है, यही रामापिथेकस आगे चल करके फिर जो है होमो इरेक्टस, जावा मानव और निएंडरथाल और फिर होमो सेपियंस के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इनमें सबसे प्राचीन जो मानव प्रजाति है वो क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो वानर मानव के समान था। होमो इरेक्टस का मतलब होता है धीरे धीरे ये, क्योंकि पहले ये चारों पैरों से चलते थे, लेकिन जब मैदानी इलाकों में आए तो वहां काम करने के लिए 2 हाथों की जरूरत, जैसे पेड़ों को तोड़ने के लिए, फलों को तोड़ने के लिए या दूसरी चीजों के लिए इनको हाथों की जरूरत हुई। तो फिर इन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी रीढ़ की हड्डी आधी झुकी हुई हो गई, तो होमो इरेक्टस यानी कि आधा झुका हुआ ये होमो इरेक्टस बाद में डेवलप हुआ। राइट आंसर यहां पर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक मानव
होमोसेपियंस का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको बताया आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां प्रश्न क्या पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है, और संबंध किससे जोड़ना, ये सब क्या है? ये सब हथियार हैं, उपकरण हैं। इसको हस्त कुठार कर लेंगे हम, हस्त कुठार। टाइपिंग में दिक्कत आ गई है तो ये क्या है? ये भी एक हथियार उपकरण है। चॉपर, चापिंग जिसको बोलते थे, ये ब्लेड है, ये चापिंग, चॉपर ये है, चापिंग ये है। चॉपर चापिंग एक ही समय का मानव यूज करता था, इसको अलग ऑप्शन यहां दे दिया गया है। तो हस्त कुठार, हम जानते हैं कि हस्त कुठार होमोसेपियन से संबंधित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हस्त कुठार आरंभिक मानव प्रयोग करता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो निम्न पुरापाषाण कालीन मानव था या मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला पाषाणीय उपकरण जो है वो हस्त कुठार था, और इसी समय चॉपर और चापिंग का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना, ये तीनों जो उपकरण हैं, ये तीनों उपकरण किसमें यूज किए जाते थे? निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति में बहुतायत में इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को इसीलिए चॉपर चापिंग संस्कृति भी कहते, सबसे ज्यादा चॉपर चापिंग का यूज करते थे। तो निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को चॉपर चापिंग संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तीनों अगर निम्न पुरापाषाण काल का मानव यूज करता था और निम्न पुरापाषाण काल का मानव होमोसेपियंस नहीं था, तो बचता क्या है? ब्लेड। जब आप इस तरह से आंसर करेंगे तो आपका प्रश्न 99% सही होने की गुंजाइश होगी, क्योंकि आप ये लॉजिक लगाएंगे कि ये आंसर नहीं हो सकते, फिर जो बचा है वही आंसर होगा। तो राइट आंसर है ब्लेड। होमोसेपियंस का संबंध किससे था? ब्लेड से था, क्योंकि ब्लेड एक ऐसा हथियार था जो कि बहुत ही शार्प होता था, और इस ब्लेड का इस्तेमाल लकड़ी को काटने के लिए, पेड़ की छाल काटने के लिए या पशुओं की खाल हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे मानव विकास होता गया, जानवरों की, पशुओं की शारीरिक संरचना बदलती गई, वैसे वैसे उपकरणों के आकार भी छोटे होते गए। तो इनमें से सबसे छोटा उपकरण ये ब्लेड ही है, और आधुनिक मानव इन्हीं का बहुतायत में प्रयोग किया करता था। आधुनिक मानव का मतलब ये नहीं कि हमारे आपके जैसा मानव। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का मतलब है वो जो पूरी तरह से मानव संरचना में ढल चुका था। जैसे हम और आप दिखते हैं, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई, पैरों पर पूरा वजन आने लगा, हाथ एकदम खाली हो गई, उसे होमोसेपियंस कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने हुए औजार प्राप्त होते हैं? ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है कि वह स्थान नवपाषाण काल का होना चाहिए, और इस नवपाषाण काल में ढूंढना क्या है? हड्डी से बने हुए औजार। औजार मतलब उपकरण। जो उपकरण अभी तक किससे बनते थे? पाषाण से, लेकिन इनमें से कोई एक है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी से बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी मास्की। प्रश्न जो है नवपाषाण काल से है, तो आपको यहां पर बहुत ध्यान से समझना होगा कि इनमें से कौन सा स्थान है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। आंसर है बी चिरांद, और चिरांद कहां पड़ता है? बिहार में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखते जाएं, राज्य का नाम भी अलग से पूछ लिया जाता है। तो बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद नामक स्थान, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है, यहां से काफी बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, और ये हड्डी के जो उपकरण हैं ये हिरण के सींग से बने हुए हैं। ये भी अलग से पूछा जाता है कि हिरण के सींग से निर्मित बड़ी मात्रा में उपकरण कहां से प्राप्त हुए? तो चिरांद से ही प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी के उपकरण को कहा गया, इनमें बड़ी मात्रा में जो उपकरण है वो किससे हैं? हिरण के सींगों के बने हुए हैं। और इस स्थान का जो उत्खनन या खुदाई है किसने कराई? 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर वी के सिन्हा ने इसकी खुदाई कराई है। 1962
63 ईस्वी में वी के सिन्हा ने इसकी खुदाई कराई है। मेरा मानना है कि जो भी आंसर है, जो ऑप्शन है, उसका बहुत डिटेल जान लीजिए। केवल इतना मत जानिए कि ऑप्शन बी सही है और आगे बढ़ गए। इसको प्रैक्टिस नहीं कहते। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि उसका बिल्कुल बाल की खाल निकाल लीजिए कि ये प्रश्न जब दोबारा पूछा जाएगा तो हो सकता है इन सब रूप में पूछा जाए, तो आपके पास उसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है। इनमें से किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है? ठीक है, पशु बाड़ा क्या होता है? पशु बाड़ा वह होता है जहां पर पशु पालन किया जाता है, पशु पालन। और स्पष्ट रूप से पशुपालन के साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से स्थायी बस्तियां और पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य हमको नवपाषाण काल से मिलने लगे थे। तो कहां से मिलता है? ऑप्शन ए टोरवा, ऑप्शन बी कोल्ढेवा, ऑप्शन सी महगदा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वह होगा महगड़ा या महदहा, है ना। महगहा या मगड़ कॉमन टर्म होते हैं तो बोलने में इनको थोड़ी असुविधा होती है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। महगड़ा या महदहा जो है ये ऐसे जगह है जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है और यहां से पशु बाड़े का साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। और इसके बारे में और व्यापक हम जान लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद जिले में जो मेजा तहसील है वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसकी जो खोज थी वो 1975-76 में जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में। महदहा, ये स्पष्ट इसका नाम है महदहा, ये याद रखिएगा। तो ये वर्तमान प्रयागराज की मेजा तहसील में स्थित है। यहां से स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कि पशुपालन यहां पर होने लगा था, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। और यह है कि पाषाण काल के किस काल से संबंधित है? पाषाण काल के तीसरे और अंतिम चरण जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं उससे इसका संबंध है।